गणपत कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए मैं प्रकाश का पार्ट 2 लेके आया हूँ। आप लोग अंत तक वीडियो देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हम 13 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिसने अभी तक फिजिक्स का 13 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि उसको देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द देखते हैं। उत्तल लेंस का आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। अवतल लेंस का डायग्राम, उसमें जो उत्तल लेंस में जो ओ होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र होता है। और C1 C2 जो होता है वो क्या होता है, लेंस का मुख्य अक्ष होता है। और अवतल लेंस की हम बात करते हैं तो F1 जो होता है प्रथम फोकस होता है और F2 जो होता है द्वितीय फोकस, यानी मुख्य फोकस भी कहते हैं उसको। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगा F2 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार हो जाएगा वास्तविक, बहुत छोटा एवं उल्टा। दोस्तों इस सब क्वेश्चन पूछते रहता, आप लोग कर लीजिएगा। तो C1 से परे वस्तु की स्थिति हो जाएगा C1 से परे, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा F2 एवं C2 के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार हो जाएगा वास्तविक, छोटा तथा उल्टा। वस्तु की स्थिति अगर होगा C1 पर तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा C2 पर, वास्तविक बड़ा उल्टा हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगर चल रहे थे वस्तु की स्थिति C1 पर तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा C2 पर, वास्तविक बराबर उल्टा हो जाएगा। और वस्तु की स्थिति अगर होगा C1 एवं F1 के बीच तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 से परे। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार हो जाएगा वास्तविक बड़ा उल्टा। वस्तु की स्थिति F1 पर बात करते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार हो जाएगा वास्तविक, बहुत बड़ा उल्टा। वस्तु की स्थिति O एवं F1 के बीच हो जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार हो जाएगा आभासी, सीधा तथा आवर्धित। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता हो जाएगा यानी P बराबर 1/f डायोप्टर होती है। डायोप्टर का ऐसा मात्रा है यानी P जो है फोकस दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, जिसे D द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दो उत्तल लेंस को परस्पर सटाकर रख दे तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंस की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को उसके द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। पहला हो जाएगा म्यू अगर बड़ा होगा म्यू से, अर्थात जब लेंस को
ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कांच का यानी म्यू बराबर होता है 1.5, लेंस को पानी यानी म्यू बराबर होता है 1.3 में डुबाने पर। अगर म्यू बराबर म्यू रहे, अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। म्यू म्यू से बड़ा होगा, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। इसके द्वारा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। कांच में म्यू बराबर 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड म्यू बराबर 1.68 में डुबाने पर उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। अब प्रकाश का वन विक्षेपण चलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णाक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त करने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण कॉची ने एक मुनानुपाती सूत्र म्यू बराबर a प्लस बीटा बाय अल्फा स्क्वायर द्वारा प्राप्त जो कॉची का समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक आपतित प्रकाश की किरण के तरंगदैर्ध्य रंग पर निर्भर करता है, अर्थात म्यू समानुपाती 1/λ का स्क्वायर होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम एवं बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, अर्थात λr बड़ा होता है लैम्डा भी से। अतः प्रकाश के लाल रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के अपवर्तनांक से कम होता है, अर्थात म्यू आर से बड़ा होता है म्यू भी। अतः सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। न्यूटन ने 1666 में पाया कि भिन्न भिन्न रंगों में भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल कम होती जाती है। जैसे कांच में बैंगनी के रंग में के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इंद्रधनुष की बात करते हैं। परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा हो गया द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करते हैं। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है।
इसमें अंदर वाली बैंगनी किरण आँख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण आँख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीय इंद्रधनुष की बात करते हैं। जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य किरण का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। बाहर वाली बैंगनी किरण आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण तथा अंदर वाली लाल किरण 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। प्राथमिक द्वितीय एवं पूरक रंग। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। यह 2 प्राथमिक रंगों के मिलाने से प्राप्त होता है, जिसे लाल प्लस नीला मैजेंटा, हरा प्लस नीला पीकॉक नीला, लाल प्लस हरा पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसे पूरक रंग कहते हैं। लाल प्लस पीकॉक नीला सफ़ेद, नीला प्लस पीला सफ़ेद, हरा प्लस मैजेंटा सफ़ेद, लाल प्लस हरा प्लस नीला सफ़ेद। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियाँ होती है। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल हरा एवं नीला का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं का रंग। वस्तु जिस रंग का दिखलाई देता है वह वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करती है, शेष सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है वह श्वेत दिखलाई पड़ती है, क्योंकि सभी रंगों का मिश्रित प्रभाव सफ़ेद होता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है वह काली दिखाई देती है। इसलिए जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वह काला दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को वह अवशोषित कर लेता है। विभिन्न रंगों पर विभिन्न रंगों की किरण डालने पर वे किस तरह की दिखाई देती, इसे निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है। सफ़ेद कागज़ की बात करते हैं। सफ़ेद किरणों में सफ़ेद दिखाई देता है। सफ़ेद कागज़ जो है लाल किरण में लाल दिखाई देता है। सफ़ेद कागज़ जो हरी किरणों में हरा दिखाई देता है। सफ़ेद कागज़ जो होता है पीली किरणों में पीला दिखाई देता है। सफ़ेद कागज़ नीली किरणों में नीला दिखाई देता है। लाल कागज़ की बात करते हैं। सफ़ेद किरणों में लाल दिखाई देता है। लाल कागज़ जो है लाल किरणों में लाल दिखाई देता है। लाल कागज़ जो हरी किरणों में काला दिखाई देता है। लाल कागज़ जो है पीली किरणों में काला दिखाई देता है। लाल कागज़ जो है नीली किरणों में काला दिखाई देता है। दोस्तों लाल कागज़ वाला इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। हरा कागज़ की बात करते हैं। सफ़ेद किरणों में जो है हरा दिखाई देता है। हरा कागज़ लाल किरणों में जो है काला दिखाई देता है। हरा कागज़ जो है हरी किरणों में हरा दिखाई देता है। हरा कागज़ जो है पीली किरणों में काला दिखाई देता है। हरा कागज़ जो है नीली किरणों में काला दिखाई देता है। पीला कागज़। पीला कागज़ सफ़ेद किरणों में पीला दिखाई देता है। पीला कागज़ लाल किरणों में काला दिखाई देता है। पीला किरण जो है हरी किरणों में काला दिखाई देता है। पीला कागज़ जो होता है पीली किरणों में
पीला दिखाई देता है। पीला कागज जो है नीली किरणों में काला दिखाई देता है। नीला कागज की बात करते हैं। नीला कागज सफ़ेद किरणों में नीला दिखाई देता है। नीला कागज जो लाल किरणों में काला दिखाई देता है। नीला कागज जो है हरी किरणों में काला दिखाई देता है। नीला कागज जो होता है पीली किरणों में काला दिखाई देता है। नीला कागज जो है नीली किरणों में नीला दिखाई देता है। दोस्तों इससे क्वेश्चन जो है पूछेगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछते रहता है, कि चांस ज़्यादा रहता है इसका। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण। प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया, जब समान आवर्ती व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों को, जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं। माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती है, वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होता है। इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण। माध्यम में जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती है, वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम तथा शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अंधेर तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अंधेर तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश के तरंग में के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवण कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत थिएटर के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवीय प्रकाश होते हैं। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों, विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। मानव नेत्र। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष। इस रोगी में ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। रोग का निवारण। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग का निवारण। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिए। तो अब निकट दृष्टि दोष का जो है हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। तो दोस्तों ध्यान देना है, बड़ा ट्रिक नहीं, छोटा ट्रिक बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष, निकट जो है 3 अक्षर का होता है, मतलब बड़ा, दूर से बड़ा होता है निकट। 3 अक्षर लिखा हुआ निकट, निकट, तो उसमें क्या होगा? अवतल हो जाएगा, इसमें बड़ा लेंगे, ठीक है। दूर, दूर तो 2 अक्षर का होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा छोटा ले लेंगे, यानी क्या ले लेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस छोटा होता है। जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण
आँख की समंजस क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। रोग का निवारण। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, उभयतल लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जरा दृष्टि दोष भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। दिशावेशमय या अबिंदुकता। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कुछ नोट में देख लेते हैं। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का एवं क्षण कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आँख के लाल रंग से मतलब आइरिस के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा उतनी ही वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर 1+d/f, जहाँ d बराबर 25 सेंटीमीटर, f बराबर लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। इसमें एक ही अक्ष के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस और जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक अनुमुख व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका द्वारा अभिदृश्यक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दूरदर्शी की बात करते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक धारा का होता है। इसमें यह दूर से आने वाली प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करती है। दोस्तों आज हम प्रकाश का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 जो है हम पिछला वीडियो में हम कंप्लीट करा दिए थे। जिसने नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं।